गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। देखो क्या होता है माध्य मुक्त पथ, क्या होता है। देखो एक गैस है, गैस के अंदर बहुत सारे कण होते हैं। मान लो कि अपने पास ये एक पात्र है जिसके अंदर गैस के ये मॉलिक्यूल है, गैस के ये कण है, बहुत सारे कण होते हैं और इन कणों के बीच में दूरी भी अच्छी होती है। मतलब एक कण ये है, दूसरा कण ये है, इन दोनों कणों के मध्य दूरी भी अधिक होती है और ये गति भी करते हैं। जब ये गति करते हैं तो गति करने के कारण ये एक कण दूसरे कण से टकराता है। जब एक कण दूसरे कण से टकराता है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। मान लो कि अपने एक कण इधर जा रहा था, इससे टकराया, इधर चला गया या इधर जा सकते हैं, उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इस चीज को मुक्त पथ कहते हैं अपने, मतलब कि जिसमें गैस के अणु कण गति करते हैं उस पथ को मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त फ्री पाथ कहते हैं। तो ये कैसे होता है, मान लो मैंने बहुत सारे कण माने, मैंने ये लिए, एक कण ये रहा, एक कण ये बी ले लिया मैंने, एक ये सी ले लिया, डी ले लिया, ये ले लिया। मान लो ए बी से टकराया, इस डायरेक्शन थी, बी फिर ए कण बी से टकराने वाले कण कहाँ चला गया, सी वाले कण से टकराने चला गया, फिर सी वाला कण इस डायरेक्शन में हो गया और फिर आगे जाके डी से टकराया, डी वाला आ गया। देखो इसमें देखो फ्री पाथ है, कोई दिशा निश्चित नहीं है, हर दिशा में कोई कण जा रहा है और हर दिशा में कण जाने से क्या है, इसका एक जेड की तरह बनना है, जिग जैग की तरह। मतलब इसे कणों क्या है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जब एक कण दूसरे कण से टकराता है, मान लो ये कण इस कण से टकराया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जाना कहाँ था, इस दिशा में जाना था, जा कहाँ गया, इस दिशा में गया, तो डायरेक्शन चेंज होगी। इस चीज को अपने मुक्त पथ कहते हैं। अब देखो मुक्त पथ होता क्या है, ए कण बी से टकराया, इसके बीच में जो दूरी तय करी, इन पास में उसका डिस्टेंस क्लियर करा, उस डिस्टेंस को अपने मुक्त पथ कहते हैं। तो मुक्त पथ का क्या लिखेंगे अपने, ए से बी के, ए से बी में जो डिस्टेंस क्लियर करी उसने, उस डिस्टेंस को अपने उसको मुक्त पथ कहेंगे। अब दो कण ए से बी में जा रहा है, अब बी से टकराने के बाद सी तक गया, सी से फिर डी में गया, डी से ई में, ई से एफ में, ऐसा आगे चलता रहेगा। जो एक गैस के अंदर बहुत सारे कण होते हैं और सारे कण आपस में टकराते हैं, तो इन सबको जो एवरेज होते हैं, इन सब का पाथ का जो इन सब का, मान लीजिए दूरी L1 है, ये L2, ये L3, ये L4, जो इन सब का जो एवरेज है, इन सब के एवरेज को अपने माध्य मुक्त पथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ, MFP। इन सब का एवरेज होता है, ये एवरेज होता है, ये LN तक है, बहुत सारे करना है और इसके अंदर टोटल n करना है। नीचे क्या आता है, टोटल नंबर्स ऑफ, टोटल नंबर आता है संख्याओं का, तो n। तो मीन पाथ क्या होएगा, माध्य मुक्त पाथ क्या होएगा, इन सब का योग बटे में कणों की संख्या। तो कितनी मानी एक कण में n होती है, अवगाद्रो संख्या बराबर होती है, तो इस कणों की संख्या कितनी होगी, n होगी। L1 क्या है, दो एक कण जो दूसरे कण से टकराता है उसके बीच में दूरी तय करता है, उसको L1। ऐसे L2 दूसरे कण से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ये वो दूरी है इनके बीच की दूरी, इसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ तो कौन सा है, एक कण दूसरे कण तक गया, वहां से टकराया, तो जो दूरी है उसको मुक्त पथ कहते हैं। और इन पूरे पात्र का सारे कण जो टकरा रहे हैं उस सबका एवरेज क्या कहते हैं, अपने माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अब अपने इसका डेरिवेशन करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसे डेरिवेशन करते हैं अपने। मैंने माना कि ये कोई अपने पास पात्र है, पात्र में पर वॉल्यूम एकांक आयतन में कणों की संख्या n मान ली मैंने, पर वॉल्यूम नंबर्स ऑफ एटम्स मैंने n मान ली।
एकांक आयतन में कणों की संख्या कितनी मान ली मैंने, n मान ली। ठीक है, अब देखो कोई मान लो कि इस पाथ में चल रही है, इसकी वेलोसिटी मान ली अपने ने एवरेज वेलोसिटी c बार मान ली, और टाइम इसको t लग रहा है, मान लो एक अंक को दूसरे अंक टकराने में टाइम इसको t लग रहा है। तो क्लियर डिस्टेंस कितना होगा इसमें, c बार इंटू टी होएगा, जो दूरी होता है वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितनी होगी, वेग इंटू समय हो गया। ये इसका क्लियर डिस्टेंस होगी, इसमें डिस्टेंस आएगी। मान लो अपने ये पाथ है, इस पाथ में एक कण क्या गोलाकार ले लिया हमने, कण का आकृति कैसे गोलाकार होती है, इसका व्यास कितना ले लिया अपने, इसके रेडियस अपने मान ली d मान ली, स्मॉल d मान ली। मान लो इनके बीच टकराएगा कब कण, मान लो ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये दोनों आपस में कब टकराएंगे, जब ये एक कण इस दूसरे कण से बीड़े से टकराएंगे, इतनी दूरी d है, ये भी कितनी है d, मतलब वो ये इस नाभिक से लेकर इस नाभिक तक, इन दोनों के नाभिक तक अगर 2d दूरी तय कर ले तो कण कैसे होगी, वो आपस में टकराए होंगे। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक d मान ली, यहाँ से यहाँ, तो टोटल दूरी कितनी होगी इसकी 2d मान ली। ये हम ले लिया, मान लो दो कण टकरा रहे, दो कण आपस में टकराए, जब इनके बीच में 2d दूरी हुई, जब ये आपस में टकराए, अगर बीच में दूरी है तो नहीं टकराएंगे, मतलब त्रिज्या को बराबर दूरी तय करे तो इनके आपस में टकराएंगे। ये रेडियस होगी, ये डिस्टेंस होगी। अब देखो ये पूरा पात्र है, एक कण कितना दूरी तय कर सकता है, जितनी उसकी डिस्टेंस होगी, पात्र की लंबाई के बराबर डिस्टेंस क्लियर कर सकता है वो, तो इसकी डिस्टेंस कितनी क्लियर करेगा, वो c बार t के इक्वल करेगा। तो यूं तो है नहीं वो कण दूसरा कण टकराने के लिए पात्र से बाहर जाएगा, पात्र के अंदर ही रहेगा, वो इतनी डिस्टेंस क्लियर कर रहा है, तो पात्र की लंबाई भी कितनी होगी, c बार t होगी, इसकी रेडियस कितनी है, d है। अपने पर वॉल्यूम एटम मांगे n माने थे, अपने पास डिस्टेंस आ गई, टाइम भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, रेडियस भी आ गई। अब अपने आगे देखते हैं, ये था अपने पास कण का, जो दो कण टकराएंगे, जो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, d होगी, डिस्टेंस d होगी, ये d 2d होगी, जो आपस में कण को टकराया हुआ माना जाएगा। अब इस 2d से अब इसका अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इसका आधार का, ये गोल है, इस मान लो पूरा आकृति को अपने बेलन मान लिया, इसको अपने पूरा बेलन मान के चला, तो ये बेलन के आधार हुआ, इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई d स्क्वायर होगा, पाई इंटू रेडियस होता है, रेडियस कितनी है इसकी d है, तो कितना हो जाएगा पाई d स्क्वायर होगा, जो पूरा कितना होगा विकर्ण सॉरी व्यास हो गया, तो इसका हाफ कितना होगा d होगा, तो इसकी पाई d स्क्वायर हो गया। तो इसका बेलन का आयतन कितना होगा, क्या होता है आधार क्षेत्रफल गुना में जो इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आधार क्षेत्रफल गुना में उसकी लंबाई c बार t है, तो कितना आ जाएगा पाई d स्क्वायर c बार t आ जाएगा। ये कितने कणों के लिए आ गया, एक कण के लिए आया है, पर वॉल्यूम में कितने एटम्स है, n है, तो n एटम्स के लिए n पाई d स्क्वायर c बार t होएगा। ये आ गया अपने n एटम्स के लिए। अब देखो एक कण से दूसरे कण में जाता है, जब एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहा है, एक कण दूसरे, मान लो ये चीज थी अपनी सिचुएशन, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, ऐसा चल रहा है, ये एक से जा रहे हैं, तो इसका एवरेज लेना होगा अपने को। मान लो ये L1 दूरी तय कर रहे हैं, ये L2, ये L3, ये L4, ये L5, तो ये n कणों के लिए कर रहा है, इसलिए अपने n एटम्स ले लिया। अगर अपने दो के लिए बात करते हैं, एक ही एटम के लिए, तो अपने ये रहता, और सभी के लिए बात कर रहे हैं तो ये बात। तो जब मीन फ्री पाथ कितना होगा, इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस कितने क्लियर कर रहे हैं,
बटे में टोटल इसका कितना आयतन है इसका, ये कट गया, कितना आ गया 1 में n पाई डी स्केयर, ये आ गया। तो इसमें मेन बात क्या थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अपने ने जो ए करना है, ये ए बी सी डी ई एफ जी, जो इसमें जो ए करना है सिर्फ वही गति कर रहा है, बाकी कण क्या सारे स्थिर रहे। जो ए कण है सिर्फ वही गति कर रहा है, मतलब ए कण क्या है गतिशील है, बाकी ऑल कण कितने हैं स्थिर है, रुके हुए हैं, बाकी सारे कण कितने हैं रुके हुए हैं, सिर्फ जो ए कण है वही गति कर रहा है। इसके मेन बात ये थी। तो ए ही टकराएगा बी से, फिर ए ही जाएगा सी पास, ए ही जाएगा डी के पास, और ए ही जा रहा है ई के पास, मतलब ए ही घूम रहा है, बाकी कोई कण घूम नहीं रहे। तो ऐसा तो संभव है नहीं। अब कोई गैस है, गैस के अंदर सिर्फ एक ही कण थोड़ी घूमते हैं, सारे कण गति करते हैं। जब सारे कण गति करते हैं तो अपने एक को कैसे गतिशील मान सकते हैं, तो ये लोड लग नहीं सकता। तो इसके लिए सभी कणों का उन्होंने वेग बराबर लिया। अब आता है क्लासेस ने, क्लासेस ने क्या किया था, जो भी कण है सभी कणों का वेग क्या ले लिया, बराबर ले लिया। इक्वली ऑल कन्स की क्या ले ली हमने, वेलोसिटी इक्वल ले ली, सभी कण का वेग बराबर है। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड वेग से है, तो सारे कण कितने 2 मीटर पर सेकंड वेग से है, सबको बराबर लिया। तो इसके लिए एम एफ पी दिया इसने 3/4 n पाई डी स्केयर, ये दिया एम एफ बी 3.4 n पाई डी स्केयर क्लासेस ने इस। अब तो ये भी विरोधाभास है, ये भी संभव नहीं है। अब कोई कण है, एक कण दूसरे कण से टकराया तो उसके वेग में परिवर्तन तो होते ही होते हैं, तब सेम वेग में कैसे रह सकता है, इसका वेग कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरे टकराने पर मान लो ज़्यादा हो गया और तीसरे टकराने पर कम हो गया, तो सेम वेग में रह नहीं सकता, तो ये भी कैसे है गलत हो गया। तो अपने इसकी पुष्टि पूरी अच्छी तरीके से मैक्सवेल के वेग सिद्धांत से करेंगे। तो इन दोनों की विरोधाभास उत्पन्न हुआ। जब इन दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो अपने ने क्या लिया, जो मैक्सवेल का कण था मैक्सवेल वाले में वो नियम लागू हुआ और वो सही रहा। अब ले लिया हमने मैक्सवेल का, मैक्सवेल का वेग वेलोसिटी वाला रूल लग रहा है। तो मैक्सवेल के अनुसार एम एफ बी पी की तरह वन अपॉन में √2 पाई एन डी स्केयर। इसके साथ कोई बेलनाकार पात्र है, बेलनाकार पात्र में कोई कण की जिनकी अपने पास त्रिज्या डी है और कणों की संख्या n है प्रत्येक आयतन में, तो उसके लिए अपने एम एफ बी कितना होगा, मीन फ्री पाथ कितना होगा 1/√2 पाई एन डी स्केयर होगा। और ये राइट था बिल्कुल, इसमें कोई विरोधाभास नहीं आ रहा, सारे नियम लागू हो रहे थे। इसने कुछ नहीं कहा कि कोई वेग बराबर रहेगा, इसने ये नहीं कहा, इन्हें कहा एक कण स्थिर है, ये नहीं कहा, इन्हें कहा सारे कणों को वेग अलग अलग होते हैं, सारे कण गति करते हैं, एक दूसरे के टकराते हैं। तो ये नियम अपने सही लागू हुआ। अब अपने इसको कई प्रूफ कर सकते हैं। वो अपने जानते हैं रो क्या होते हैं, द्रव्यमान पूर्ण में आयतन होते हैं। अपने एम एन को क्या लिखते हैं, एम को अपने लिख सकते हैं एम एन वट एम वी, वी कैसे टोटल, एम क्या है एक कण का द्रव्यमान, ओनली वन का, ये पूरे उसका द्रव्यमान है पूरे पात्र का, ये एक कण का द्रव्यमान है। और एन क्या कणों की संख्या है। तो अपने जानते हैं एन अपॉन वी क्या होते हैं, स्मॉल एन होता है। सारे कणों को पाते हैं आयतन बांध दें तो एक कण का आयतन आ जाता है, एक कणों की संख्या आ जाती है प्रत्येक पर मोल में। हमें कहा ना एकांक आयतन में कणों की संख्या, तो एन है। तो हमने रो बराबर क्या लिख सकते हैं, अपने एम एन लिख सकता हूँ। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, रो अपॉन में एम आ गई। तो यहाँ एन की वैल्यू जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ। तो एम एफ बी कितना होगा
1 अपॉन में √2 पाई रो अपॉन में m d स्केयर, ये होगा MFP। तो ये m ऊपर चला जाएगा, तो MFP क्या बन गया इसके लिए, जब घनत्व की आगे बात है तो m स्मॉल m में ये एक कण का द्रव्यमान है, टोटल पात्र कण ही सिर्फ 1 कण का द्रव्यमान लिया अपने √2 पाई रो डी स्केयर, ये बन गया हमने MFP, घनत्व और द्रव्यमान में संबंध MFP का। अब देखो आधे गैस समीकरण की समीकरण में लगेगी PV RT भी लगेगा। R क्या होते हैं, NK होते हैं, तो PV NKT हो गया, NKT अपॉन V हो गया, और N अपॉन V क्या होता है, स्मॉल n से लिखते हैं, तो P क्या आ गया, NKT आ गया। तो इस स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन में KT। तो इसकी जगह मैं स्मॉल n की जगह P अपॉन में KT रख सकता हूँ, तो MFP कितना बन गया, 1 अपॉन में √2 पाई P अपॉन KT d स्केयर, ये बन गया। अब ये बन गया, तो इसको सोल्व कर दे थोड़ा सा, ऊपर KT आ गया, नीचे आ गया √2 पाई P d स्केयर, ये आ गया हमने MFP। मतलब माध्यम पदार्थ टेम्परेचर के समानुपाती है, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल है, और D के इसका त्रिज्या इसकी प्रोपोर्शनल रहती है, एंटी प्रोपोर्शनल रहती है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती रहती है। ये था मीन, ये किससे संबंध है, P और T में आ गया, ये किस में था, घनत्व में आ गया, और अपने पास वो मैक्सवेल का नियम क्या, वो सही था। क्लासिस का नियम अपने ने गलत सिद्ध हो गया था, जो उन्होंने क्या कहा था, वेग बराबर होते हैं, पर मैक्सवेल ने कहा था कोई वेग बराबर हो या ना हो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैक्सवेल का नियम अपने ने माना गया था। ये था माध्य मुक्त पदार्थ। तो आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।